लुक्का छुपी, बरेली की बर्फी, विच आर वेरी ब्यूटीफुल, सूदिंग कहें, हम आम लोगों की जिंदगी पे उसी तरह से पिरोई हुई होती है। वेब सीरीज पे जाऊं, जैसे गुल्लक हो गई, पंचायत हो गई। मैं कोई भी फिल्म देखूंगा जो मुझे लगेगा कि यार ये तो मेरा जैसा ही कुछ है। हाँ, आप समझे? बिल्कुल बिल्कुल अगर आपने जिनका भी नाम लिया, गुल्लक का नाम लिया, पंचायत का नाम लिया, जी, लुका छुपी का लिया, तो बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी हरकतें हैं जो आपने की होंगी। बिल्कुल। गुल्लक की बात करूं, इंडिया में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वो इतना है कि दूसरे घर में मुझको वो चीजें दिख रही होती है, वही दिखती है। मेरे घर में मुझे दिख रही होती है बहुत सारी चीजें। हाँ। मैंने अपनी माँ को देखा इसी तरह से गुस्सा करते इसी हुए, हम तरह से। स्कूल जाते थे तो हम पे गुस्सा करते गुस्सा थे। कर, मैंने अपने फादर को स्ट्रगल करते हुए देखा चीजों के बिल्कुल। लिए। तो संजय लीला भंसाली है, तो उनका एक स्टाइल है। अनुराग कश्यप की देखें तो वो अलग ही उनका। डेविड धवन तो कॉमेडी में उन्होंने इतना, डेविड धवन से ले लेते हैं अभी, अगर आप ठीक है। कहेंगे तो कॉमेडी में ज्यादा रहे, राइट, वो राइट। एक्शन या कुछ और जॉनर उनका मेरे को भी याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रियदर्शन की, माना जाता है कि वो एक्शन के बड़े अच्छे डायरेक्टर है ना, लेकिन जब उन्होंने कॉमेडी शुरू किया तो आप देखेंगे कि उन्होंने कॉमेडी में बहुत- उतना ही कमाल किया। बहुत कमाल। ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं रिस्क नहीं लेना चाहते, तो एक ने एक्शन बनाया तो उसको फिर एक्शन फिल्में ही ऑफर करेंगे। यार एक्शन बनानी है तो कुछ उसी 2 को 4 ले लो। 10 नाम है, उन्हीं के पास वो अप्रोच करेंगे। अजय देवगन जी को हमने एक्शन में बहुत देखा, बट एकदम से हाँ रोहित शेट्टी की फिल्म में उन्होंने कॉमेडी भी कर दी, जी, तो वो ब्रेक तोड़ा। हाँ तो ब्रेक वॉल तोड़ा तोड़ी। तो, लेकिन वो अजय देवगन है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो और छोटे एक्टर्स हैं जी, जो अजय देवगन के लेवल पे नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हरियाणवी फिल्में भी बनाते हैं, भोजपुरी फिल्में हैं, हिंदी, बंगाली और सदर्न फिल्में बहुत आगे रही हैं। देखा जाए तो पंजाबी फिल्में एकदम बूम पे आई हैं। पहला तो है आपका सिंपल है कि फाइनेंस नहीं मिलता। मुझे ही अगर एक अच्छा प्रोड्यूसर या एक अच्छा फाइनेंसर मिले कि चलिए आप हरियाणवी में कुछ अच्छा बना दें, तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सी ऐसी स्टोरीज है जो बहुत खूबसूरत हो सकती है। और मुझे लगता है रीजनल सिनेमा ज़्यादा टच करता है, उनकी स्टोरीज ज़्यादा टची होती हैं हिंदी सिनेमा से। आप कभी भी देखिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए और उस रीजन की अपनी एक थॉट प्रोसेस है, अपना एक लाइफ जीने का स्टाइल, अपना एक कल्चर है। और जब पंजाबी फिल्में भी अगर आप देखेंगे तो वो हिट क्यों होती है, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसिंग सीन देखा हो पंजाबी फिल्म, हाँ, है ना? yes. वो अवॉइड करते हैं इस चीज को, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद। स्वागत है आपका एकोज एंड एजेस, आपके फेवरेट पॉडकास्ट में। एकोज यानी कि गूंज। आज गुजर रहा था, बोला मैं तो चला फेवरेट अपनी फिल्म की टिकट्स बुक कराने। मैंने कहा फिल्म की बात ही करी है तो आज हम बात करेंगे मशहूर फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर से। आज हम स्वागत करने जा रहे हैं रवि के रामधन का। रवि जी, मोस्ट वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आप आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज बात करेंगे फिल्मों की, यानी फीचर फिल्मों की, और उनसे जुड़ गई हैं जो शॉर्ट फिल्में, वेब सीरीज एक्सेट्रा। तो पहले हम समझना चाहेंगे, एक आम आदमी फीचर फिल्म जो एक बहुत ही पुराना प्रोसेस चलता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, वो है क्या? देखिए, अगर हम फिल्म की बात करते हैं, फीचर फिल्म की, तो बड़ी साधारण सी एक धारणा चलती है फीचर फिल्म को लेकर के कि फीचर फिल्म का मतलब है जो अपने आप में कंप्लीट हो जाए। बेसिकली फीचरिस्टिक हो, उसकी एक ड्यूरेशन है, मोर देन 45 मिनट्स या 1.5 घंटे से ऊपर की जो भी फिल्म है, 1.5 घंटे को जो भी टच करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फीचर फिल्म्स। ड्यूरेशन है। फिर उसकी अपनी एक स्टोरी है, कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स का बिल्डअप है, कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके बाद रिजोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट्स का। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, बीच में छूटेगा, कहीं ना किसी डायरेक्शन में जाएगा। एक स्टोरी के साथ जो भी फिल्म कही जाएगी, जो भी बात कही जाएगी, वो फिल्म है, फीचर फिल्म है। तो उसकी अपनी एक लेंथ है, एक ड्यूरेशन है, फीचर फिल्म है। अब इसी नैरेटिव में और कोई फिल्में होती है जो छोटी होती हैं, उनको शॉर्ट फिल्म्स बोल देते हैं, है ना? तो शॉर्ट फिल्म्स हो जाती हैं, उसकी ड्यूरेशन 1 मिनट से लेकर के सर कितनी भी हो सकती है, 45 मिनट तक जब जनरली एक्सेप्टेबल होती हैं। उससे ऊपर जो भी जाती है 45 मिनट के बाद, तो फिर वो एक फीचर फिल्म की कैटेगरी में आ जाती है। क्योंकि एक अरसा एक इंसान बैठ के अगर देखता है तो एक अच्छा खासा टाइम दे देता है 45 मिनट से ऊपर। तो ये एक्चुअली एक मोटा मोटी जो जनरल परसेप्शन है, जो डेफिनेशन है, वो फीचर फिल्म की यही डेफिनेशन है। ओके। क्या ये हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि शॉर्ट फिल्म्स अभी कुछ समय पहले ही बननी शुरू हुई हैं, या ये तो
काफी साल, मतलब सदियों पहले भी बनती थी। नहीं देखिए, शॉर्ट फिल्म्स तो अगर देखें तो पहले भी बनती थी। हम एकदम इनिशियल एरा में जाएं अगर फिल्म्स का, जी जी। तो बिल्कुल इनिशियल एराज में अगर जब फिल्म की बात करते हैं तो कभी भी फीचर फिल्म का 2 घंटे वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, या लंबी फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपने ठीक कोई है। भी छोटी सी एक स्टोरी बनाई, दैट इज कॉल्ड अ फिल्म। ये धीरे धीरे डेफिनेशंस क्रिएट होती गई, टाइम ड्यूरेशंस आते गए, जैसे जैसे ये लर्निंग प्रोसेस है, इवोल्यूशन है। हम्म, आपने कैमरा डेवलप किया, कैमरा से विजुअल्स खींचे, विजुअल से स्टोरीज बना करके देखी, तो ये एक प्रोसेस है। तो शॉर्ट फिल्म्स पहले से चल रही हैं, जी लेकिन हाँ अभी के कुछ टाइम में, कुछ दशकों की बात है कि अब शॉर्ट फिल्म्स को थोड़ा पॉपुलैरिटी अच्छी मिलती है, क्योंकि आप कम ओके, समय में एक इम्पैक्टफुल बात बोल पाते बोल हैं। पाते। अगर हम जैसे कहें कि ये हमारी 5 उंगलियां हैं, इसकी हम मुट्ठी बना लें तो इसको क्लच करके एक पावर आती है। आपको लगता है फिल्म भी कुछ ऐसा है, इसी तरह की पावर है कि उसमें कुछ 5 पर्सपेक्टिव या 5 चीजें चाहिए होती हैं जिससे उसमें ताकत आती है? हाँ हाँ बिल्कुल है सर। देखिए, फिल्म, मैं एक बात कहूँगा कि फिल्म जो है वो इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है। फिल्म जो है ग्रुप का प्रोसेस है। टीम होती है जो फिल्म बनाती जी है ना। जी। तो टीम होती है, उसमें डायरेक्टर है, राइटर है, एडिटर है, सिनेमोग्राफर है, हम्म, ठीक है, प्रोडक्शन डिजाइनर है। हम्म, तो इस तरह से 4-5 लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हम्म, जिनकी वजह से फिल्म कंप्लीट होती है। अगर उन 5 में से भी एक भी ढीला हो गया, ढीले से मेरा कहने का मतलब है एक भी चीज थोड़ी सी भी कम रही, तो ऑब्वियसली फिल्म का वो इम्पैक्ट नहीं आता जो इम्पैक्ट आना चाहिए। हाँ, तो इसलिए जी 5 चीजें हैं। एक जो आपने बोला कि हाँ एक ग्रुप अगर अच्छा है तो वो एक एनर्जी आती है फिल्म। राइट। तो ये भी सुनने में आता है कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस एकदम आसान नहीं कह सकते, ये आसान नहीं होता। इस पे आपको क्या लगता है, आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, फिल्म मेकिंग आसान और टफ की बात करें तो पहले ज़माने के मुकाबले अभी तो फिर भी थोड़ा इजी है। हम्म, हाँ टफ है इस तरह से, क्योंकि आपको चीज़ें वेरी एक्सपेंसिव, अगर देखें तो एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए आपको अच्छे लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। या फिर देखिए, दो चीज़ें हैं अच्छी फिल्म बनाने के लिए, या तो आपके पास पैसा है, ठीक। या आपके पास अच्छे लोग हैं काम करने के लिए, हम्म, है ना, या टाइम है आपके पास। हम्म, तो अगर आपको अच्छी फिल्म बनानी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। वो अच्छे लोग इजीली नहीं मिलेंगे। आप 10 अच्छे लोगों के पास जाएंगे, एक अच्छा मानेगा, आपका जो विजन है, डायरेक्टर का विजन है, उससे अगर मैच किया तो अलाइन होगा आपके साथ, ग्रुप में टीम बनेगी, देन फिल्म बनेगी। तो ये एक प्रोसेस है। हाँ टफ है, नो डाउट। और जिनको ये लगता है कि फिल्म बहुत इजीली बन जाती है, बहुत आसान है, तो मैं सबको एक बात बोलता हूँ, यार एक बार एक छोटी सी, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट 2 मिनट की फिल्म बना करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत है फिल्म बनाने में। क्योंकि एक एक शॉट जो आपके दिमाग में चलता है विजुअली कि मुझको ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखाना है, वो एक एक शॉट के लिए कई कई घंटों की मेहनत होती है। तो इसलिए थोड़ा सा फिल्म मेकिंग जो है थोड़ा टफ है। हाँ पैशनेट काम है, अगर आप जुनूनी हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी फिल्म बना लेंगे। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि फिल्म एक है जो हमारे दिमाग में है, उसको हम एक तरह से पिक्चराइज करके थ्रू कैमरा जी 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 जी। सामने एक, एक तरह हाँ से एक लेके विजन है। मैं अभी आपको एक बात बताऊं, मैं आप ने कहानी एक सुनी, आपके दिमाग में अलग विजुअल्स आएंगे उस कहानी को लेकर, मेरे दिमाग में अलग आएंगे, ठीक है ना। अब वही कहानी आपको बोला जाए कि आपको विजुअलाइज करके थ्रू द पिक्चर्स और थ्रू द कैमरा आपको उतारनी है, और मुझे बोला जाए, दोनों के विजन में डिफरेंस होगा, कहानी एक ही होगी। तो हमको सबसे पहले यही होता है फिल्म में कि एक ही विजन को फॉलो करना होता है, वो डायरेक्टर का विजन है। राइट। अब डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि डायरेक्टर कैसा है। अगर डायरेक्टर अच्छा है तो वो सबकी बातें सुनेगा, डिसाइड करेगा कि हाँ उसको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किस सजेशन को एक्सेप्ट करना है, किसको इग्नोर करना है। और अगर अड़ियल है तो भाई ठीक है, जो मुझे दिखता है वही मैं करूँगा, बड़ा सिंपल है। बिल्कुल। कंटेंट जिसको हम एक तरह से स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, आगे जाके वो डायलॉग्स बन जाते हैं, ये कह सकते हैं पिलर है हर फिल्म के लिए, चाहे शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो। अभी हम धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म और उस पर भी आएंगे। तो ये आइडिया से जनरेट होता है या इस बारे में आप थोड़ा सा कुछ डिटेल बताइए? देखिए, जब हम कंटेंट की बात करते हैं, सबसे पहले तो कंटेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, कितने भी अच्छे विजुअल्स डालें, कितना भी अच्छा म्यूजिक डालें,
कितने भी अच्छे एक्टर्स ले लें, कुछ नहीं हो सकता। कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कंटेंट जैसा कि आपने पूछा कि ये कैसे जनरेट होता है, ऑब्वियसली एक बहुत छोटा सा थॉट होता है, एक विचार होता है। जब वो विचार किसी को भी क्लिक कर जाए, किसी भी फिल्म मेकर को क्लिक कर जाए, किसी प्रोड्यूसर को क्लिक कर जाए, जिसको भी फिल्म बनानी है उसको अगर क्लिक कर जाए, तो फिर उस विचार पे सोच विचार शुरू होता है। आप देखेंगे कभी कभी बैठे बैठे कोई एक थॉट आता है, किसी के बारे में आता है, तो जब उस थॉट के बारे में आप और सोचना शुरू करते हैं तो वो कहानी बननी शुरू होती है, वो डेवलपमेंट शुरू होती है। बस वो पहला इनिशियल कह सकते हैं सीड होता है किसी भी कंटेंट का, अच्छे कंटेंट का। वो एक थॉट आता है, थॉट के बाद आप उसको जब और सोचना शुरू करते हैं तो वो कहाँ से आया, क्या आया, किससे जुड़ा हुआ था, वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और जब वो चीज़ें जुड़ती हैं, वो थ्रेड्स जुड़ते हैं, तो एक कहानी निकल के आ जाती है। अब उस कहानी को कैसे लेकर के चलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, फिर हम डायलॉग राइटिंग पे आते हैं, ये इन प्रोसेसेस में ये कैसे हम फर्क कर सकते हैं, स्पेशली फीचर फिल्म्स में या शॉर्ट फिल्म? हाँ, देखिए फीचर फिल्म हो या शॉर्ट फिल्म हो, बड़ा सिंपल है कि आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट का मतलब है जहाँ पर आपका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स है ना, कहानी है, डायलॉग्स हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट। जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स और एक उसमें एक चीज और जुड़ जाती है, एक्सप्लेनेशन, कि भाई कैमरा किस एंगल पे होगा, अच्छा, ठीक है, क्या इमोशन होंगे, ठीक है ना, कैसे मूवमेंट होगी कैमरा की, डिटेल में जो जब भी लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीन प्ले। तो उसमें मतलब शॉट्स के बारे में, जी हाँ, उसमें शॉट्स मेंशन होंगे, शॉट्स मेंशन होंगे, हाँ, जैसे इमोशन मेंशन होंगे, मूवमेंट मेंशन होगी, मूड मेंशन होगा, म्यूजिक तक मेंशन होगा, इवन लाइटिंग तक भी मेंशन होती है कि डिम लाइट पर है, लाइट इस तरह से ब्लू से रेड टोन पर जा रही है, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जितना डिटेल्ड स्क्रीन प्ले होगा, एक्चुअल विजुअलाइजेशन उतना अच्छा होगा, क्योंकि जिस सिनेमोग्राफर को लेकर के आप काम कर रहे हैं, वो उतना अच्छा आपको आउटपुट दे पाएगा आपके मन के मुताबिक। मतलब ये बेसिकली इट इज इजी फॉर द होल, या पूरी टीम के लिए इजी, क्योंकि जब कोई ड्रेस, मैं अभी बताता हूँ आपको कि अगर कोई प्रोडक्शन डिजाइनर है, अगर उसके सामने एक सीन है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से, तो उसको अब ये पता है कि किस तरह की लाइटिंग में क्या कलर पैलेट पे उसको काम करना है, कौन से पीछे के आपके वॉल के टेक्सचर रहेंगे, कौन सी पेंटिंग रहेगी, क्या मूड चल रहा है कैरेक्टर का। इसी तरह से हम कॉस्ट्यूम में जाएं तो कॉस्ट्यूम वाले को पता होगा कि हाँ ये लाइटिंग्स है, ये लाइटिंग्स हमारी यूज है, इसमें क्या कॉस्ट्यूम उठ के आएगी, क्या मूड चल रहा है। इसी तरह सिनेमोग्राफर को पता होता है कि डायरेक्टर किस मूड की बात कर रहा है और क्या है। ऑब्वियसली जब ये प्रोसेस होता है स्क्रीन प्ले के बाद भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, टीम में सबके होते हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर कई बार डिस्कशन देते हैं, सिनेमोग्राफर के अपने डिस्कशन होते हैं, सर इस स्लाइड पे ना जाकर के स्लाइड पे जा सकते हैं, इस एंगल पे ना जाकर के इस एंगल पे जा सकते हैं, क्योंकि कैमरा एंगल से आपके कैरेक्टर के इमोशंस को बहुत डिपेंड, हाँ, मतलब आप किस एक्टर को कैसे दिखाना चाहते हैं, बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल, कि आपने कैमरा जरा भी इधर से उधर किया तो एक्चुअली उसकी प्रेजेंस में बड़ा चेंज आया, कैरेक्टर की प्रेजेंस में बहुत चेंज आया। इस तरह से जैसे आप बता रहे हैं, अगर हम बैक एंड टीम की भी बात करें, फीचर फिल्म हो गई या शॉर्ट फिल्म में थोड़ा ऑफ कोर्स वेरिएशन आता होगा, तो ये एक बहुत बड़ा हालांकि चीज़ है कि लोग पूरी फिल्म देख लेते हैं और उठ के एकदम एग्जिट कर जाते हैं, क्रेडिट्स कोई पढ़ना का मूड नहीं रखता। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये पूरी टीम के बारे में थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए। देखिए, जब हम क्रेडिट्स की बात करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि एक ऑडियंस है जहाँ फिल्म का एंड हुआ, खत्म हुआ और मैक्सिमम ऑडियंस खड़ी होकर चली जाती है, लास्ट में एक क्रेडिट रोल आता है। कुछ लोग होते हैं जो उसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली देखते हैं। क्रेडिट वो पहचान है जिसने फिल्म में जो योगदान दिया है उसके बारे में होता है। अभी मैं ये आपसे बोलूँ कि मैंने फलां फिल्म में काम किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने काम किया है? एक ही प्रूफ है उस एक इंसान के पास कि भाई उसमें एक क्रेडिट है, और वो क्रेडिट बहुत मायने रखता है। वो मेरे ख्याल से मिलना भी चाहिए लोगों को, और जिसने जो काम किया उसको होना भी चाहिए। तो क्रेडिट रोल होता है उसमें, क्रेडिट बड़ा इंपॉर्टेंट है फिल्म में, तो सबको क्रेडिट मिलता है। अब बहुत से ऐसे वाकया हुए हैं, बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं कि बहुत बार क्रेडिट नहीं मिलता, लोग काम करते हैं। मेरे बड़े फ्रेंड हैं जिन्होंने काम किया है, नहीं क्रेडिट मिला, XYZ कोई भी उनकी चीज़ें रही हैं, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता है जब आप काम मांगने जाते हैं। देखिए, मेरे पास कोई काम करने आता है, सपोज एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर आता है, मैं उससे फर्स्ट टाइम मिलूंगा, ठीक,
बात करूंगा, मेरे को समझ में भी आया। लेकिन एक भरोसा जो होता है ना, मैं फर्स्ट टाइम पर कैसे भरोसा करूंगा कि ये मेरे विजन के साथ अलाइन होगा नहीं होगा, कल को हमारी लड़ाइयाँ होंगी सेट पे नहीं होंगी, समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, तो उसका कुछ काम हम देख लेते हैं। ठीक ये है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। मैं भी एज ए डायरेक्टर कहीं काम करने जाता हूँ तो प्रोड्यूसर एक बार देखता है यार मैं जिस पर पैसा लगाने जा रहा हूँ, क्या वो उस पैसे को हैंडल कर पाएगा, हम्म, उसको वर्थ दे पाएगा। हम्म, मेरे बड़े एक्सपीरियंस हैं इस तरह के जो डायरेक्टर्स हैं, कई बार फिल्म शुरू हुई, प्रोड्यूसर ने भरोसा किया और जब रशीज आए तो एडिटर कहता है यार क्या शूट करके लाए हो, इसमें से मैं क्या निकालूंगा आपके लिए। हम्म, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये सब एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के होते हैं। तो क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एक क्रेडिट होता है जब आपको आगे काम करना होता है इंडस्ट्री में, जिसके भरोसे पे आप पे कोई भरोसा करता है। तो अगर हम बात करें जैसे आप प्रोडक्शन डिजाइनर होते हैं या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं, इसी तरह आर्ट डायरेक्टर होते हैं और एडीज भी काफ़ी सारे होते हैं, यानी जैसे कंटिन्यूटी के होते हैं या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के भी एडीज होते हैं या प्रोडक्शन कंट्रोलर होते हैं, तो इनमें काफ़ी अंतर रहता होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज डायरेक्शन की बात करें, उसमें डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली एक डायरेक्टर को असिस्टेंट्स बहुत सारे चाहिए होंगे, ओके। है ना। अगर कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो मे बी 3 एडी 4 एडी से भी काम चलता है और 7-7 8-8 एडी तक भी होते हैं फिल्म के। अच्छा। अब जैसे लगान, मैं एक एग्जांपल लूँ, लगान जैसी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट हो रहा है, भीड़ है, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप ऑन सेट। एडीज बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट को भी मैनेज करना है उनको, ठीक है, उनको वो जो क्राउड है उसको भी मैनेज करना है, सबको समझाना भी है, काम भी करके रखना है सबको, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करनी है। अब इतने बड़े, आप खुद ही सोचिए कितना बड़ा ह्यूज सेट लगा हुआ है, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, भीड़ है ना। उधर उनको कॉस्ट्यूम्स को भी कमांड्स देनी है, किस कब कौन सा सीन शूट होने वाला है, तो इसलिए एडीज की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात है, डायरेक्टर्स को एडीज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डायरेक्टर जब क्राफ्ट में होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो दिमाग से ना, माइंड से स्किप करती हैं, क्योंकि जब आप क्राफ्ट में होते हैं, आर्ट में होते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स सिर्फ उस क्राफ्ट के बारे में सोचते हैं कि इसको कितना बेटर कर सकता हूँ। वो कैलकुलेशंस और टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसते। इवन आप भी कभी फिल्म बना के देखेंगे और आप एक सीन में हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि पीछे की लाइट हल्की से डिम भी हो गई, आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आप उस इमोशन में हैं, उस एक्टर के उस साथ इमोशन में फील करा रहे हैं उसको जो आपको चाहिए। इसलिए सिनेमोग्राफर खुद मॉनिटर पे बैठता है, लाइटिंग्स वो देख रहा होता है, कॉस्ट्यूम वाला खुद बैठा होता है, बहुत बार मेकअप पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, मेकअप वाला खुद देखता है बहुत बार। तो ऐसे सब अपना अपना देख रहे होते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिनेमाटोग्राफर की करें तो उसमें भी उनके भी असिस्टेंट्स होते हैं? जी, सिनेमोग्राफर के अपने असिस्टेंट्स होते हैं। सिनेमोग्राफर का एक अच्छा सिनेमोग्राफर है, उसका अपना एक असिस्टेंट कैमरामैन होंगे, 2 कैमरामैन असिस्टेंट कैमरामैन लेके चलते हैं, उनका अपना गैफर होता है। एक्चुअली ना एक ट्यूनिंग होती है सब उस काम की। ओके, तो वो टीम तो वो एक ट्यूनिंग चलती है। सेट पे उसको जल्दी काम करवाना है, नए बंदे को बताएगा वो किस मूड का है। एक ने काम किया, उसको पता है कि सर ने ऐसे इशारा किया तो मुझे क्या करना है ना। उन्होंने बोला यार उसको देख लेना, किसको देख लेना, वो समझ जाए। वो जो बंदा उसके साथ ट्यूनिंग बनी है, जो पहले उनके साथ काम कर चुका, उसको पता अच्छा किसको देख लेना, इनका उसको का क्या मतलब है। और ये बहुत चलता है। ठीक है। मेरी भी खुद असिस्टेंट होते, मैं कहता हूँ यार उनसे जाके बात करना एक बार क्या हुआ, तो किन से जाके बात करना, तो वो उतना पूछेगा कि उनसे, हाँ ये एक समझ हो जाती है तो ना। मेरा मूड पता होता है। हाँ। अब जब आप काम कर रहे होते हैं, सपोज मैं ही किसी डायरेक्टर के साथ, तो मुझे पता होता है कि ये कब गुस्सा होंगे, किस चीज़ से इनको गुस्सा आ जाएगा, या क्या चीज़ प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। तो बहुत से डिसीजंस जब वो होते हैं, तो बहुत से डिसीजन विदाउट डायरेक्टर वो खुद भी ले लेते हैं, उनको पता होता है कि ये ओके जाने वाली चीज़ है। तो ऐसे केस पे ये भी मैंने कई बार पढ़ा कि सेकंड यूनिट डायरेक्टर, या सपोज हमारी एक बहुत ही मशहूर फिल्म आई थी गांधी, तो उसमें पढ़ा था मैंने सेकंड यूनिट के डायरेक्टर और उनकी अलग टीम का भी आया जो भी था जी। तो ये सेकंड यूनिट डायरेक्टर क्या? देखिए सेकंड यूनिट डायरेक्टर एक्चुअल में अगर हम टर्म पे जाएं, सेकंड यूनिट डायरेक्टर जो एक्शन डायरेक्टर, दैट इज कॉल्ड द सेकंड यूनिट डायरेक्टर। ओह, एक्चुअली लिटरली मीनिंग पे जाएं तो जो एक्शन डायरेक्टर होता है वो सेकंड यूनिट डायरेक्टर, क्योंकि जब एक्शन शूट होता है तो ऑब्वियसली जो डायरेक्टर है जिसने इमोशंस फील कराना है, ड्रामा फील करना है, वो बैक एंड में आ जाता है। ऑब्वियसली उसका विजन है, वो बताता है, लेकिन जो एक्शन का पूरा डायरेक्शन होना है वो एक्शन डायरेक्टर के हाथ से होता है, दैट इज कॉल्ड द सेकंड यूनिट। लेकिन अभी इंडस्ट्री में सेकंड यूनिट का मतलब है कि जो डायरेक्टर ने कुछ
प्रोपोर्शन छोड़ दिया, उसको शूट करने के लिए एक डायरेक्टर अच्छा, को हायर वो किया, दैट इज कॉल्ड द सेकंड यूनिट। ओके कई बार ओके साइमल्टेनियसली, अब हम टीवी पे जाएं तो कई बार साइमल्टेनियसली टीवी सीरियल्स में 2 यूनिट शूट करते हैं। तो फर्स्ट जो मेन यूनिट डायरेक्टर है वो मेन चीजें शूट करेगा। जो अब बची हुई हाँ, आप सोचिए एक एपिसोड है जो इवनिंग में जाना है, एक हम्म, लोकेशन पे यहाँ शूट हो रहा है, अब यही लोकेशन से अगर वो यूनिट मूव करेगी तो दिक्कत है, और एक बाहर शूट हो रहा है, तो जो छोटा मोटा बाहर का कोई शूट होना है, कुछ होना है, वो वो दूसरा सेकंड यूनिट डायरेक्टर शूट कर लेता है, ओके दैट इज कॉल्ड। ओके ओके। और इसमें हम ऐसा तो है नहीं कि कोई नए बैक एंड क्रू में किसी नए की एंट्री ना हो, फ्रेशर ना आए, तो उस केस में तो फिर एक स्मूथ रनिंग तो उसमें सिखाया जाता है जी या जी 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 हेल्पिंग होती जी है। जी जी देखिए, जब प्री प्रोडक्शन होता है ना, प्री प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर्स के साथ काम नहीं कर सकते। जब आप जी फ्रेशर्स को लेते हैं, फ्रेशर्स पे आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देते, एक लिमिटेड जिम्मेदारी देते हैं, हम्म, ताकि धीरे धीरे वो प्रोसेस को मतलब प्रोसेस में इवॉल्व हो जाए, समझ जाए। हम्म, बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, सपोज प्री प्रोडक्शन में बड़ा अच्छा किया, और फ्लोर पे जाकर के मैंने देखा है कि मुझे लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसको एक टास्क में दे देता हूँ, मैं एक काम उसको एक्स्ट्रा दे देता हूँ, ये कर ले, अगर जी, वो कर लेता है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। हम्म, देखिए, ये अगर मैं सिखाने के लिए किसी को बैठा हूँ जी, और वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, बहुत डेडिकेटेडली सीख रहा है, पैशन है उसके पास, ठीक, तो मैं जो 4 चीज़ें पिछले 10 साल में मैंने मेहनत करके सीखी हैं, वो 4 चीज़ें मैं उसको 2 महीने 4 महीने में सिखा दूंगा। राइट जो क्रक्स मैंने इतनी फिल्में बना करके सीखा है वो मैं उसको जल्दी दे दूंगा। राइट लेकिन इट डिपेंड्स ऑल अबाउट द पैशन, उसका पैशन कैसा है। राइट। अच्छा, अभी जैसे आप ही के शब्द निकला प्री प्रोडक्शन, तो ये थोड़ा बहुत इसमें लेवल्स समझाइए, कैसे होता है प्री प्रोडक्शन, देखिए, प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन हम जब शूट करने के लिए जा रहे हैं, फिल्म शूट करने जा रहे हैं सपोज, तो उससे पहले के जितने काम है वो सारे प्री प्रोडक्शन है, ओके सारे प्री प्रोडक्शन है। मतलब स्टोरी राइटिंग, एक स्टोरी हमने लिख ली, फाइनल हो गई, उसके बाद जब शुरू होगा कि अब हमको फिल्म बनानी है, हम्म, तो हमको एक्टर्स भी ढूंढने हैं, हमको म्यूजिक डायरेक्टर भी ढूंढना है, हम्म, हमको सिनेमोग्राफर भी ढूंढना है हम्म, ना, ये सब प्री प्रोडक्शन के काम है। ठीक, हमने एक बार टीम को, मेन टीम के जो लोग हैं, सपोज हम्म, हमने म्यूजिक के लिए हायर कर लिया, हमने एक्टर्स हायर कर लिए, हमने कॉस्ट्यूम हायर कर लिया, हमने जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो हायर कर लिए। हम्म, इसके बाद शुरू होता है एक्चुअली टीम का बैठ करके प्री प्रोडक्शन, ओके, जिसमें कि आप प्लानिंग करेंगे। हम्म, फिल्म है, फिल्म कभी भी सीरियली शूट नहीं होती, मतलब 1-2 जैसे आपको दिखती है वैसे शूट नहीं होती, वो लोकेशन वाइज, पहली प्रायोरिटी होती है लोकेशन वाइज, दूसरी प्रायोरिटी होती है एक्टर्स की डेट। तो चाहे पहले हम 8 हाँ पार्ट शूट कर लें, हाँ, तो जो सीन नंबर्स है वो नॉन लीनियर शूट होती है फिल्म राइट हमेशा, राइट ठीक है। राइट, तो उसकी प्लानिंग होती है कि हम किस डेट पर कौन कौन से सीन नंबर शूट करेंगे, फिर उस पर डिसाइड होता है कि हमको एक सीन में कितना टाइम लगेगा, फिर डिसाइड होता है कि हमको प्रॉप्स क्या क्या चाहिए, फिर डिसाइड होता है हमको क्या लाइट चाहिए होंगी। ये हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, कॉस्ट्यूम वाला अपना काम करेंगे कि मुझको ये कॉस्ट्यूम चाहिए होंगे इस डेट पे, इस तरह के पैरेलली, वो हर डिपार्टमेंट का पैरेलली चलता है, और उसको लीड कर रहा होता है डायरेक्टर, तो इस पे डायरेक्टर के मेन फिर असिस्टेंट। एक्टर्स की भी वो डेट लॉकिंग होती है। जी, एक्टर्स की डेट लॉकिंग होती है। अब मैं किसी एक अच्छे एक्टर के पास जाता हूँ, जी, मैं उनको प्लान बताता हूँ कि ये सोच रहे हैं, अब वो एक्टर ने बोला सपोज कि फर्स्ट वीक में मेरे पास नहीं, जो भी मेरा 30 डेज का शेड्यूल है, 25 डेज का शेड्यूल है, कि मैं आपके फर्स्ट 5 डेज में नहीं दे सकता, मैं आपको नेक्स्ट वीक में से 5 डेज दे सकता हूँ सपोज। तो फिर मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि फर्स्ट 5 डेज में मैं कोई और शेड्यूल उठा के आगे लाऊं, आप आगे फिर पीछे फिर आगे पीछे करना पड़ता है ओके उसको। ओके ओके। थोड़ा सा मूव करते हैं, आई नॉट, मैं हॉलीवुड वर्ड नहीं यूज करूंगा, हमें इंटरनेशनल सिनेमा और इंडियन सिनेमा, इसमें कितना ज्यादा अंतर था और हो चुका है, इस पे आप कुछ बताएं। देखिए, अंतर की बात करते हैं तो हम अगर इंटरनेशनल सिनेमा की बात करते हैं तो बेसिकली आप ऐसे कभी सिनेमा को नहीं देख सकते कि एक इंटरनेशनल सिनेमा बिल्कुल अलग हो गया और इंडियन सिनेमा बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं देख सकते। ओके, अब हम इंटरनेशनल पे जाए तो रशियन सिनेमा अपना अलग है, हम्म, जिसको अमेरिकन सिनेमा हॉलीवुड बोलते हैं, वो अपना एक अलग है, ठीक, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं इधर ईरानियन सिनेमा एक अलग है, ये मोटे मोटे बड़े सिनेमा की बात बता दो, फ्रेंच सिनेमा अपना फ्रेंच अलग सिनेमा अलग है ना। राइट, तो ये सारे सिनेमा अलग इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ के कल्चर्स अलग हैं। राइट, इंडियन सिनेमा का कल्चर, इंडियन लोगों का कल्चर अलग है, हम्म, इमोशंस अलग है, हम्म, ठीक है। इंडिया, अमेरिकन्स का इमोशंस अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो इसलिए ये सिनेमा में आपको डिफरेंस दिखाई देता है। राइट,
रशियंस का अलग है, रशियंस सोशलिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत तो वो सिनेमा में आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। हम्म, ईरानियन में इमोशंस हैं, बहुत बहुत रॉ एंड रस्टिक सिनेमा होता है, आप हम्म, देखेंगे तो उसमें उस तरह का दिखाई देगा। राइट, अमेरिका में बहुत अमेरिकन जैसे हैं, बहुत बहुत दिखावा, बहुत शो ऑफ, वो बहुत उस तरह की, बहुत हम्म, लेविश लेविश दिखेगा आपको, वो ठीक, है। तो वो बेसिकली उस पर चलता है सिनेमा। तो ओके, इस तरह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है ओके, सिनेमा का। बाकी स्टोरी टेलिंग है, उनका अपना एक स्टोरी टेलिंग है, जिस ठीक, जिस जिस तरह के सोच में और थॉट्स में लोग जीते हैं, आप उसी तरह से स्टोरी टेलिंग करते हैं। दूसरा जो डायरेक्टर है उसका अपना एक लाइफ स्टाइल रहा है, उसका अपने एक एक्सपीरियंस रहे हैं, वो सिनेमा को, वो फिल्म को उसी अंदाज में शूट करके आपके सामने देगा। ओके। अगर मैं इंडियन सिनेमा की बात करूं, मैं बॉलीवुड वर्ड नहीं यूज़ करता हूं, तो हमारे यहाँ से बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर्स एंड स्टोरी टेलर्स उभरे हैं। सबसे बड़ा नाम मेरे को तो हमेशा सत्यजीत रे लगता है, और जैसे ऋत्विक घटक हैं, बंगाली सिनेमा से आए, और राज कपूर साहब हो गए, इस तरह से बिमल रॉय हो गए, ऋषिकेश मुखर्जी, और आज की डेट में भी अनुराग कश्यप जैसे, पहले सुभाष घई साहब थे, अभी हैं। तो आपको क्या लग रहा है, द इंडियन सिनेमा किस लेवल से कहाँ तक पहुंच चुका है? क्योंकि बीच में ये भी कहा गया कि हिंदी सिनेमा की अडेप्शन ज़्यादातर सदर्न फिल्म से होती जा रही है, थोड़ा डाउन हो गया। थोड़ा सा मैं मिक्स्ड वे में पूछना चाह रहा हूँ, तो आपको, आपका क्या ख्याल है इस देखिए, अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें, जैसे हालांकि पुराने, देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस हाँ हाँ, अगर हम उस वे में, अगर वाइड पर्सपेक्टिव में सिनेमा को देखें, तो जी, ऑब्वियसली हम जब हिंदी सिनेमा की बात करते हैं, मैं अभी हिंदी की बात करता हूँ, राइट, कमर्शियल जिसकी बात करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका लेवल तो गिरा है, राइट, लेवल गिरा है। और ये लेवल इसलिए भी गिरा है क्योंकि कैपिटलाइजेशन बहुत हुआ है। ओके, अभी फिल्में बनती हैं पैसे के लिए, ठीक, ठीक है। अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में नहीं बनती या नहीं बन सकती। फिल्मों का बहुत मेरे को जो समझ में आता है, फिल्में हैं कि जो आपको कोई मैसेज देती हूँ, आपको किसी 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 एक चीज़, किसी एक समाज की कुरीति पे, किसी किसी भी समाज के एक विचार पे सोचने के लिए मजबूर करती हूँ। राइट, लेकिन अगर फिल्मों में वैसा कुछ नहीं है, हम्म, तो ऑब्वियसली वो फिल्म फिल्म नहीं है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता वो फिल्म समाज को कुछ दे रही है। हम जब आर्ट की बात करें, फिल्म की बात करें, तो जैसा आपने बोला कि लेवल गिरा है, बट कहीं कहीं पे उठा गया है। सभी सभी जगह पे हम ये नहीं कह सकते कि लेवल गिरा है। ऑब्वियसली एक फिल्म मेकर है, पैसा लगाता है, उसकी भी ये उम्मीद होती है यार मैं पैसा लगाऊं तो पैसा आए, ताकि वो दूसरी फिल्म बना पाए। बिल्कुल, लेकिन अगर 100% अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ पैसा है, उसी के लिए मुझे फिल्म बनानी है, तो ऑब्वियसली सिनेमा का लेवल गिरेगा, और जो कि गिरा है। ओके, ओके। कास्टिंग को लेके ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर सिनेमा, कि हम जैसे किसकी कास्टिंग करें, या क्या इसमें भी एक जस्ट रैंडम तो नहीं होता कुछ कास्टिंग को लेके? आप बताइए। अब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं और एक डिपार्टमेंट बन चुका है, हाँ, और जैसे कि तो बैकएंड पे तो कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये कैसे सिस्टम्स चलते हैं। जैसे हमारी एक्ट्रेस है भूमि पेडनेकर, ये कास्टिंग डिपार्टमेंट में ही काम करती थी, अब ये एकदम एक्टिंग में आ गई। तो कास्टिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वेयर अगर मैं बताऊं, तो अगर फादर सन बनाना है तो ऑलमोस्ट शक्लें मिलती जुलती आ जाती हैं। ऑब्वियसली। तो ये इसके बारे में थोड़ा देखिए, कास्टिंग ना, पहले की फिल्मों में कास्टिंग जो मेन डायरेक्टर होता था वो खुद करता था, ठीक अच्छा, है। अच्छा, अभी डायरेक्टर को बहुत से काम करने होते हैं, पहले भी काम करने होते थे, ऐसा नहीं है, ठीक, बट पहले टाइम होता था। आप देखेंगे कि फिल्में 6-6 महीने में बनती थी, साल साल में बनती थी। अभी क्या है, जल्दी काम करना है, फास्ट चीज़ें चाहिए। अगर फास्ट चीज़ें चाहिए तो आपको ऑब्वियसली काम को, जैसे कॉर्पोरेट में या एक कंपनी में होता है, कार बनती है, तो भैया गेट कोई और बनाएगा, स्टीयरिंग कोई और बनाएगा, बॉडी कोई और बनाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा। अगर एक ही इंसान बनाएगा तो ऑब्वियसली उस कार को बनने में टाइम लगेगा, एक ही मैकेनिक बनाएगा तो अभी ऐसा हो गया है फिल्मों के साथ। हाँ, कास्टिंग की जब बात करते हैं, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है,
और अच्छे एक्टर्स भी वो ढूंढ के लाते हैं कि कई बार आपकी रीच उन एक्टर्स, एक मेन डायरेक्टर की रीच उन एक्टर्स तक नहीं होती, या उन एक्टर्स की रीच उस मेन डायरेक्टर तक नहीं हो पाती। ओके तो वो एक कास्टिंग डिपार्टमेंट, उनको एक कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा मिलता है जिसकी रीच, क्योंकि वो बहुत ओपनली काम करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो वो हमेशा नया डेटा मार्केट से लेते रहते हैं। ओके हाँ, ये जरूर है कि जिसको थोड़ा सा बायस हर इंसान होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स किसी एक्टर की तरफ थोड़े से बायस होते हैं तो उसको थोड़ा जल्दी और अच्छा काम मिल जाता है, ठीक जिसकी तरफ नहीं होते हैं वो थोड़ा सा तो है। बट हाँ, ओके कास्टिंग में ऐसे ही है जो काम चलता है। तो ओके कास्टिंग का अपना एक प्रोसेस है, वो आते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर वो उनके पास जो डेटा होता है वो ढूंढते हैं, उनको कुछ नया होता है तो उसके लिए ये सब करते हैं। तो इस सब काम से बचने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर है, तो मेन डायरेक्टर बाकी और कामों में लगा होता है। ओके से फॉर द डिफरेंट लैंग्वेजेस इंडियन इंडस्ट्री में, कहने को तो हम हरियाणवी फिल्में भी बनाते हैं, कश्मीर साइड पे भी फिल्में बनती हैं, भोजपुरी फिल्में हैं, बट इनिशियली तो हिंदी, बंगाली और सदर्न फिल्में बहुत आगे रही हैं। तो अब देखा जाए तो पंजाबी फिल्में एकदम बूम पे आई हैं। तो उसका कुछ मेन कारण है कि लैंग्वेज फिल्मों में कुछ लैंग्वेजेस पीछे ही अटक गई हैं। देखिए, कारण जो मेरे को दिखाई देता है ना, पहला तो है आपका सिंपल है कि फाइनेंस नहीं मिलता, ओके सपोर्ट। ठीक, अगर आपको वो right. फाइनेंस और सपोर्ट हाँ, मिलता तो है आप कर तो एक अच्छा आर्टिस्ट, कोई भी अच्छा फिल्म मेकर आएगा और वो काम करेगा। इवन मुझे ही अगर एक अच्छा प्रोड्यूसर या एक अच्छा फाइनेंसर मिले कि चलिए आप हरियाणवी में कुछ अच्छा बना दें, तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत बहुत सी ऐसी स्टोरीज है जो बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। ठीक। और मुझे लगता है रीजनल सिनेमा ज़्यादा टच करता है, उनकी स्टोरीज ज़्यादा टची होती हैं हिंदी सिनेमा से। आप कभी भी देखिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए और उस रीजन की अपनी एक थॉट प्रोसेस है, अपना एक लाइफ जीने का स्टाइल, अपना एक कल्चर है। और जब पंजाबी फिल्में भी अगर आप देखेंगे तो वो हिट क्यों हो रही हैं, आप कभी देखिएगा पंजाबी में, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसिंग सीन देखा हो पंजाबी फिल्म में, हाँ, है ना? yes. वो अवॉइड करते हैं इस चीज को, क्योंकि वो इस चीज को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे भी कभी ऐसा कुछ हुआ तो शायद वो फिल्म बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करेगी। राइट। तो ये बड़ी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। बट जो हिंदी सिनेमा है वो बहुत ज्यादा से ओपन है, वो एक्सेप्ट करता है इन सब चीजों को। इट डिपेंड्स कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसका एक एरिया भी बहुत ज्यादा है। आप देखें तो बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारे पास, 10-15 के आसपास स्टेट्स होंगी जो हिंदी बेल्ट है, जो हिंदी फॉलो करती है। तो और हर तरह के लोग हैं। तो बाकी जब हम रीजनल की बात करते हैं तो एक छोटे रीजन के लिए फिल्म होती है, तो वो उसी स्टाइल में बनती है, उसी तरह बनती है। बाकी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ की स्टोरीज बहुत अच्छी होती है, बहुत टची होती हैं, ह्यूमन एंगल बहुत अच्छा होता है उसमें, इमोशंस, वो इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं। आप अभी भी देखेंगे तो एक इमोशन को पकड़िए, अभी एक फिल्म है बहुत 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 ज़बरदस्त हिट हुई है, मैं नाम नहीं लेना लूँगा उसका, वो सिर्फ एक इमोशन को लेकर के चलती है। आपने अगर इमोशन सही से पोर्ट्रे किया तो आपकी फिल्म चल जाएगी। बात करें अगर जॉनरा का मतलब किस तरह की फिल्म है, वो एक्शन है या कॉमेडी है या रोमांटिक है, ड्रामा फिल्म है। और इसमें भी अगर हम बात करें कि जो कई डायरेक्टर्स हैं वो एक ही लेवल या माइंडसेट पे चलते हैं, जैसे अगर हम कहें उदाहरण तौर पे संजय लीला बंसाली है, तो उनका एक स्टाइल है, एक ही तरह के उनकी फिल्में हैं। तो अनुराग कश्यप की देखें तो वो अलग ही उनका स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है। तो क्या ये होता है कि वो डायरेक्टर जो होता है उनका अपना ही एक स्टाइल, अगर मैं वर्ड यूज करूं, अटक जाता है, या वो फिर वेरी करना शुरू कर देते हैं, या ये डिपेंड करता है? ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि एक डायरेक्टर एक ही जैसे सॉरी मैं अगर इंटरप्ट करूं, डेविड धवन तो कॉमेडी में उन्होंने इतना जी प्ले किया है। जी तो इसमें आप बताएं। हाँ, मैं उसी तरह बताता हूँ, डेविड धवन से ले लेते हैं। अभी अगर आप कहेंगे तो कॉमेडी में ज्यादा रहे, राइट, एक्शन या कुछ और जॉनरा उनका मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रियदर्शन की, राइट, तो उनका बहुत बहुत माना जाता है कि वो एक्शन के बड़े अच्छे डायरेक्टर है, ठीक है ना। लेकिन जब उन्होंने कॉमेडी शुरू किया, तो आप देखेंगे कि उन्होंने कॉमेडी में उतना ही कमाल किया, बहुत कमाल। ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी, बिल्कुल। कोई डायरेक्टर किस तरह से, और चांसेस की भी बात होती है
यस। इंडस्ट्री में ना टाइप कास्ट बहुत हो जाती हैं चीज़ें, हाँ। तो बहुत बार प्रोड्यूसर्स जो होते हैं रिस्क नहीं लेना चाहते ओके। डायरेक्टर्स के ऊपर, ऐसा भी है। तो एक ने एक्शंस बनाया तो उसको फिर एक्शंस फिल्में ही ऑफर करेंगे, यार एक्शन बनानी है तो कुछ उसी दो को चार ले लो। 10 नाम है, उन्हीं के पास उन्हीं वो के अप्रोच पास जाओ। करेंगे। अब बड़ा सिंपल सी बात है कि रोजी रोटी सबको चलानी है, काम करना है, तो वो करते रहते हैं। ये लेकिन फर्दर जैसे इफेक्ट एक्टर्स पे भी पड़ ये जाता ये बिल्कुल एक्टर्स पे भी पड़ता है। है। तो अगर आपको अपनी टाइप कास्ट तोड़नी है तो एक्टर्स को बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब है बहुत बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत राइट। बहुत सी फिल्मों को मना करना पड़ता है। लेकिन उसमें एक जैसे अजय देवगन जी को हमने एक्शन में बहुत देखा, बट एकदम से हाँ रोहित शेट्टी की फिल्म में उन्होंने कॉमेडी भी कर डाली, जी, तो वो तो एक ब्रेक तोड़ा हाँ, उन्होंने, तो ब्रेक वॉल तोड़ा तो, तोड़ी। लेकिन वो अजय देवगन है। लेकिन अगर आप राइट। देखेंगे जो और छोटे एक्टर्स हैं जी। जो अजय देवगन के लेवल पे नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक्टिंग से ही पैसा कमा करके घर चले, ये राइट। भी ये भी अपने आप में एक बहुत वो है, बहुत बहुत राइट। इजी नहीं होता, ओके। बहुत स्ट्रगल है सर। आई एग्री। तो उसके लिए जब उनके पास रोल आते हैं तो वो उनकी मजबूरी होती है कि उनको वैसे रोल करने पड़ते हैं, तो ये टाइप कास्ट हो जाते हैं। बाकी रही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि इफ़ आई एम अ डायरेक्टर तो मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ बड़े अच्छे से पता होंगी कि यार मैं अगर एक सपोज मैं अगर रोमांटिक फिल्म करता हूँ या मैं इमोशनल फिल्म्स करता हूँ, राइट। अभी आप मुझे बोलेंगे कि आपको कॉमेडी फिल्म करनी है, हॉरर फिल्म्स के बारे हाँ में मुझे कोई बोलेगा कि हाँ हॉरर बनानी है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, क्योंकि मुझे हॉरर, इंडियन हॉरर समझ में नहीं आता। ओके। ठीक है, मुझे लगता है कि हॉरर अभी तक तो ऐसा हॉरर ऐसा लिखा नहीं गया, मैंने ठीक है। देखा भी नहीं। ठीक है। हॉरर का मतलब है कि आपके सामने विजुअल आए और आपको खौफ शुरू हो जाए, है ना। आप कोई कार्टून सा बना के कुछ भी दिखा दें, कुछ प्रोडक्शन डिजाइनर ने कुछ बना दिया, साउंड से क्रिएट कर दिया, नहीं। ठीक। हॉरर ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हॉरर। राइट। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह जैसे कि हॉरर उतना अच्छा नहीं, इसलिए स्त्री जैसी फिल्में कॉमिक हॉरर की तरह हो गई हैं। राइट। तो कई फिल्में हैं, जैसे मेरे वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर हैज बीन विशाल भारद्वाज जी। लॉट ऑफ फिल्म्स लाइक पटाखा, ओमकारा, ये बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, और जैसे शेक्सपियर्स के प्लेस से बनाई गई है। तो ऐसे ही पटाखा भी एक स्टोरी बुक हाँ, है, उससे बनी देखिए है। विशाल भारद्वाज की जो इट्स रियली अमेजिंग। हाँ, विशाल भारद्वाज जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना, वो इसी तरह की स्टोरीज से इन्फ्लुएंस होते हैं। राइट। तो वो ज़्यादातर स्टोरीज को उठाते हैं, प्लेस को उठाते हैं जो जी। बड़े लेजेंडरी रहे हैं, या बहुत ऐसी स्टोरी को उठाते हैं, उसको फिर अडॉप्ट करते हैं। हाँ, तो स्क्रीन प्ले ये भी थोड़ा समझाइएगा, एडॉप्टिंग अ बुक, और तो ये भी एक पूरी एक तरह से कला ही है। हाँ, उसको पूरी हाँ, फिर फीचर देखिए उसमें लाया। अडॉप्टिंग अ बुक, आप सपोज हम ना एक अच्छा फिल्म मेकर वही होता है जो पढ़ता हुआ होता है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे आपको कहानियाँ कहाँ से मिलेंगी, या तो आप ऑब्जर्व बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, या आप पढ़ बहुत अच्छे से हैं। दूसरा है कि आपकी अपनी जो कहानियाँ होती हैं, आप उन्हीं अपने एक्सपीरियंसेस को आप अपनी स्टोरीज में डालते हैं। तो आपने कोई कहानी पढ़ी और आपको बहुत अच्छी लगी, जो आपको अपीलिंग कर गई कि भाई अब मुझे इसको फिल्म बनाना है। तो लिटरेचर लिखा होता है, लिटरेचर का अपना एक स्टाइल है लिखने का, जैसे फिल्मों का अपना एक स्टाइल है जी। लेकिन जब आप एक फॉर्म चेंज करते हैं, सपोज बुक से आप विजुअल फॉर्म पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। वो इमोशंस जो सिंपल एक लाइन में लिखे होते हैं, या बहुत तेज बारिश हो रही है ना, तो वो तेज बारिश के लिए आपको स्क्रीन पे विजुअल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा एक अलग अलग स्टाइल में। वो तेज बारिश दिखाने का बहुत बहुत अलग तरीके हो सकते हैं, वो एक इमोशन के साथ भी दिखाई जा सकती है, और वो सिंपल एक बारिश का शॉट लेके भी दिखाई जा सकती है। तो वो अडॉप्शन है कि आप स्टोरी को कैसे अडॉप्ट करते हैं। स्टोरी वही रहती है, सिर्फ विजुअलाइजेशन उसका जितना खूबसूरत कर सकते हैं आप कर लेते हैं। ये है आपका अडॉप्शन। देखा जाए अब बहुत प्यारी प्यारी फिल्म्स आती हैं, जैसे लुक्का छुपी, बरेली की बर्फी, विच आर वेरी ब्यूटीफुल, सूदिंग कहें, एंड लाइट हार्टेड फिल्म्स, जो एक हम कहते हैं ना, हम आम लोगों की जिंदगी पे उसी तरह से पिरोई हुई होती है। और अगर मैं इससे थोड़ा वेब सीरीज पे जाऊं, जैसे गुल्लक हो गई, पंचायत हो गई, ये ऐसा होता है जैसे ये हमारी ही जिंदगी को दिखा रहा है। ये आपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया। राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं कोई भी फिल्म देखूंगा जो मुझे लगेगा कि यार ये तो मेरा जैसा ही कुछ है। हाँ, आप समझे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने जिनका भी नाम लिया, गुल्लक का नाम लिया, पंचायत का नाम लिया जी, लुका छुपी का लिया, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी हरकतें हैं जो आपने की होंगी। गुल्लक की बात करूं, यार इंडिया में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कह लें,
वो Yes. इतना है कि दूसरे घर में मुझको वो चीजें दिख रही होती हैं, वही दिख रही है। हाँ, मेरे घर में मुझे दिख रही होती है बहुत बार ऐसी चीजें। हाँ। मैंने अपनी माँ को देखा इसी तरह से गुस्सा करते इसी हुए, तरह हम से स्कूल जाते थे तो हम पे गुस्सा करती थी। गुस्सा करते। मैंने अपने फादर को स्ट्रगल करते हुए देखा है चीजों के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। है ना। हम भी कहीं ना कहीं, बस हमारा सिर्फ लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, तो उसको लेकर के हम भी तो स्ट्रगल करते हैं उसी तरह से। तो वो अपने वो इमोशंस हमारे साथ जब कनेक्ट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हिट होती हैं चीजें। जिस दिन फिल्म मेकर को ये बात समझ में आ जाती है तो वो चीजें ढूंढने लगता है, और ऑडियंस उससे ज्यादा कनेक्ट, सत्यजीत रे की फिल्म से आप क्यों कनेक्ट करते थे? राइट, जो समाज में था उन्होंने वो दिखाया, वही दिखाया, बिल्कुल। रियलिटी में दिखाया, जैसा दिखता था वैसा दिखाया। बड़ी रॉ एंड रस्टिक फिल्म्स हैं। राइट, विमल रॉय की फिल्म्स में क्या है, जो समाज में उस टाइम चलता था, स्ट्रगल जो चलती थी नौकरियों को लेकर के, नौकरी, काम धंधे को हाँ, लेकर के, वही उन्होंने वही उन्होंने दिखाया, पेश करा। मजदूरों की दिक्कतों को लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। ऋषिकेश मुखर्जी ने भी वही सब दिखाया, क्योंकि उन्होंने बस उनका सिर्फ अंदाज बदला है। वो बहुत हाँ। बहुत हैवी बात को बहुत मजाकिया Lightly अंदाज बोल में दिया, बात करके चले simplistic जाते हैं। form हाँ, में कर ताकि समझ भी आ जाए, एंजॉयमेंट भी हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे कि मेरी कहानी में रियल इमोशंस और रियलिटी कितनी है, उस दिन आपको समझ में आएगी कि आपकी कहानी पसंद की जाएगी या पसंद नहीं है। की जाएगी। म्यूजिक, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, सॉन्ग्स की बात करें, और उस तरह से म्यूजिशियंस हमारे इतने बड़े बड़े रह चुके हैं, लिरिक्स राइटर रह चुके हैं, पुरानी फिल्मों से लेके आज तक जो हम देखते हैं। आप इस बारे में थोड़ा बताइए, क्या इनके बिना हमारी फिल्म देखा जाए तो कभी कभी अधूरी लगती है, अगर बिल्कुल ही हटा दिया जाए म्यूजिक? देखिए, म्यूजिक का अपना एक रोल है। एक्चुअली अगर हम इंडियन कल्चर को देखें, राइट, तो इंडियन लाइफ में भी म्यूजिक का अपना एक रोल है। अब देखेंगे बिल्कुल। शादी ब्याह में म्यूजिक होता है, म्यूजिक शुरू से। बिल्कुल, फेस्टिवल्स में म्यूजिक होता है। बिल्कुल। आप जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं तो गाना तो गाते हैं, music भजन गाते हैं। आप दिवाली पे जाते हैं तो भजन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। इवन अभी नवरात्रों में मैंने देखा है लोग करते बिल्कुल। हैं कीर्तन, ये सब। तो म्यूजिक आपके कल्चर में, Yes. इसीलिए इंडियन सिनेमा में जो है, इंडियन पीपल को बिना म्यूजिक के फिल्म थोड़ी सी अधूरी लगती है। अधूरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाला जो अभी जो टाइम चल रहा है बिना म्यूजिक के फिल्म्स नहीं बनती हैं। म्यूजिक के बिना भी फिल्म्स बनती हैं। और अगर स्टोरी की डिमांड है तो मुझे लगता है कि अगर स्टोरी की डिमांड है और म्यूजिक जस्टिफाई करता है तो आपको डालना चाहिए। और अगर नहीं जस्टिफाई करता तो जबरदस्ती म्यूजिक डाल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कोई आपकी कंटेंट को, जो जैसे कि मैंने बोला कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कुछ एनहांसमेंट अगर नहीं मिल रही है तो आप मत डालिए म्यूजिक। भले ही आप उसके नाम से, बहुत से फिल्म मेकर्स ने किया है, एक प्रमोशनल गाना निकाल देते हैं अलग से, वो फिल्म में कहीं नहीं होता या एंड में कहीं लगा होता है, राइट, है ना। वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली मैंने कहा कि पैसे कमाने हैं, आपको ऑडियंस को लाना है, एक अट्रैक्शन चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। एक दूसरी बात है कि इंडियन सिनेमा म्यूजिक की तरफ इसलिए भी जाता है क्योंकि बहुत बार म्यूजिक प्रोड्यूसर की एक अलग अर्निंग है, तो उससे भी उसको रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए भी वो म्यूजिक को रखते हैं। फिर अच्छा, अगर मैं बताऊं, फिल्म इंस्टीट्यूट्स हमारे आज बहुत सारे हैं। FTII जो एक टॉप लेवल का है, NSD एक्टर्स के लिए रहा है। बट क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक इंसान को आज के समय में पढ़ के ही एंट्री लेनी पड़ेगी फिल्म्स में? और ये क्या पहले ऐसा ही होता था जब ये कॉलेजेस नहीं थे, या ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पहले आपका मैं बताऊं कि जैसा आपने पूछा कि क्या पढ़ के ही एंट्री लेनी पड़ेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि पढ़ के एंट्री लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म मेकिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी एंट्री ले सकता है। इवन एक डॉक्टर है तो वो चाहे तो वो भी फिल्म बना सकता है, एक इंजीनियर है वो भी फिल्म बना सकता है, और एक क्या कहते हैं सिंपल ग्रेजुएट है वो भी बना सकता है, ठीक है। एक दूसरी बात है इंस्टीट्यूशन की। अगर आप इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं तो जितनी चीज़ें आप 2-4 साल 5 साल में सीखेंगे उतनी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूशन सिखा देता है। बेसिक्स आपको सिखा देता है, आपको एक फिल्म की ग्रामर है, फिल्म की लैंग्वेज है, वो सिखा देता है। एक समझ आपकी डेवलप हो जाती है कि मुझे चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव में देखना है, कैसे देखना है। टेक्निकल लोगों से, जो सीनियर्स काम करते हैं सेट पे या जिनसे आपको डील करना है, वो आपको समझ आ जाते हैं। उनसे कैसे बात करनी है, उनको कैसे अपनी बात समझानी है, वो आपको ईजिली समझ आ जाती है। इसलिए फिल्म स्कूल है। बट ऐसा नहीं है कि विदाउट फिल्म स्कूल आप एंट्री नहीं ले सकते या काम नहीं कर सकते। पहले ज़माने में कोई फिल्म स्कूल नहीं होते थे और बड़ी अच्छी फिल्में बनती थी। बिल्कुल। तो वो ये है कि वो आते थे, किसी को ज्वाइन करते, किसी के असिस्टेंट बनते थे, धीरे धीरे सीखते थे और फिर एक टाइम पर अपनी फिल्म बनाते थे।
राइट। सेम म्यूजिक के जैसे कि आप एक ग्रूव मान लीजिए, उसके साथ लगे रहिए, धीरे धीरे वो बताता रहेगा, बिल्कुल। सीखते रहिए। फिर जब आपकी सेंसेस डेवलप हो जाती हैं, जैसे हम्म। म्यूजिक की सेंसेस डेवलप हो जाती है, जब आपकी सेंसेस डेवलप होती हैं जी। तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छी कहानी कहने लगते हैं, या किसी सुनी हुई कहानी में कमियां बता करके उसको और इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में उसकी आप फिल्म बना लेते हैं। ओके। आपको लगता है कि आज की डेट में एंट्री बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है? किसी भी यंग स्टूडेंट को अगर फिल्म लाइन में जाना है, या हमारे यहाँ फिल्म लाइन तो मुंबई कहा जाता है, तो उनके लिए एक बहुत ही इंटेंस हो चुका है, एक ये ओशन है जहाँ घुसना है, कुछ ऐसा आपको लगता है ऐसा हो चुका है? मैं आपके इंटेंस का मतलब नहीं समझा। मतलब एक तो एक मुझे बहुत ही intense- ज्यादा कह लीजिए कि वॉल को तोड़ के घुसना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग वॉल है। देखिए, हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसा है भी और नहीं भी। अगर ओके। ये डिपेंड करता है आप कैसी फिल्म बनाना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, पहला, अगर आपको वही कमर्शियल सिनेमा, बड़ा सिनेमा करना है, कमर्शियल बड़ा वाला जो करना है, जो चलता है, जिसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड कमर्शियल सिनेमा, जी। अगर आपको वही करना है, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं बोलूँ कि आप जाइए, भीड़ लगी होती शाहरुख खान के घर के सामने, प्रोड्यूसर भी है वो, जाके मिलिए, क्यों मिलने देगा कोई? सच बात। वो छोड़िए ना, बालाजी के गेट पे जाइए, हाँ। काम आपको आता है, सब कुछ आता है, गार्ड बोलेगा नहीं भैया मेरे को मेरा ये रिज्यूम ही पहुंचाना है। सपोज अभी तो एचआर भी हो गया, मुझे नहीं लगता वहाँ का एचआर भी आपके रिज्यूम में देखता होगा, है ना। सब कुछ कांटेक्ट पे चलता है। राइट। तो ये तो है, तो आपका अगर कांटेक्ट है तो आपको एंट्री मिल जाएगी, थोड़ा इजी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं मिलेगी। आप कुछ बनाइए, कुछ और अब प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बनाइए, छोटे प्लेटफॉर्म से, छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू कीजिए। एकदम बड़े की तरफ जाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चलना होगा। ओके। ये ज़रूरी है, और वो स्टेप्स बहुत राइट होने चाहिए। आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो वो होनी चाहिए जिसको कि लोग देखें और कहें। दूसरा, क्रिटिसाइज के लिए हमेशा रेडी रहें, क्रिटिसिज्म के लिए। कि जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको नीचा दिखा रहा है, उसका ये मतलब लेके चलो कि यार सुधार की जरूरत है, ये मुझे सुधार करना है। उसमें आपको एक पेशेंस लेवल भी रखना होगा, सुनने की शक्ति होनी चाहिए। और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगी जी, तो चीजें क्लिक होती चली जाती हैं। राइट। अब बात करते हैं सेंसर बोर्ड की। तो आप हमें बताइए, इंडिया में सेंसर बोर्ड किसे समझा जाए, कैसे समझा जाए, ये आप थोड़ा समझाइए। देखिए, सेंसर बोर्ड बड़ी कॉमन सी बात है, ऑडियंस को भी पता होगा, हमारे सुनने वाले लोगों को भी पता होगा कि यार एक गवर्नमेंट की बॉडी है, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, आप अप्लाई करते हैं, आपको एक डेट मिलती है, आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग होती है, और फिर उनके ऊपर है, जो उनको पसंद आता है वो ओके कर देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है और चीज़ों के हिसाब से गलत है उसको वो क्रॉस कर देते हैं कि चेंज कर दो, कट लगा दो। ओके। तो ये एक प्रोसेस है सेंसर बोर्ड का। ऐसे केसेस में कई बार सुना भी गया है, कुछ फिल्मों को तो बैन कर दिया गया, कुछ फिल्मों को अलाउ नहीं किया गया, और कुछ फिल्मों में तो बहुत मेजर कह सकते हैं कि डिस्कशंस बिठाई गई कि ये बहुत ज्यादा ही बना दी। हाँ, वो देखिए, वो सेंसर बोर्ड का मामला होता है, उस पे आपको सेटिस्फाई करना होता है। सपोज मैंने कोई फिल्म बनाई, अब सेंसर बोर्ड को लगता है तो मुझे सेटिस्फाई करना हो, या तो वो सेटिस्फाई हो जाए, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वो कट करना होगा, या वही चीज दिखाने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। ये जरूरी है कि ये कॉस्ट को बढ़ा देता है, फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देता है। ओके। क्योंकि अगर मैं कोई एक ऐसा सीन है जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ, बट सेंसर ने कहा कि नहीं हम इसको नहीं दिखा सकते, ये बहुत बहुत समाज पे एक गलत असर डालेगा, तो उसको दिखाने के दूसरे तरीके हो सकते हैं। वो मुझे दूसरा तरीका, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो मैं कट कर दूं, ठीक है, या मैं उसको दिखाने का तरीका। तो जो सीनियर फिल्म मेकर्स हैं, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, तो वो ये चीजें समझते हैं कि कैसे दिखाना है। कोशिश तो उनकी वही होती है कि वो इस तरह से दिखाएं सेंसर बोर्ड कम से कम कैंची चला पाए, लेकिन फिर भी होता है कि चीजें होती हैं, सेंसर बोर्ड कैंची चलाता है। तो सेम इंटरनेशनल फिल्म्स में भी उनका भी अपना अपना होता है। हाँ, सेम इंटरनेशनल्स में भी है सर। आप जिस समाज के लिए फिल्म बना रहे हैं, वो समाज, देखिए कोई भी समाज ये नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी पर किसी भी चीज का इतना इन्फ्लुएंस हो कि समाज विकृत हो। ठीक है, मैं भी नहीं चाहूंगा, आप भी नहीं चाहेंगे, और ये हमारी ड्यूटी भी नहीं बनती। तो इस चीज को समझते हुए हम अगर फिल्म बनाते हैं
तो कई बार ये होता है कि एक आर्टिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा रॉ होता है, बहुत ज़्यादा ब्लंटली बात कहना चाहता है, तो उस तरह में वो कई बार गलत हो जाता है। लेकिन वो ब्लंट बात कहने के भी बहुत तरीके हैं। राइट। मतलब आपको गाली भी देनी है सपोज किसी को, तो बहुत तरीके, या तो आप बहुत सीधा तरीके। माँ बहन की गाली दे दीजिए, जी। या आप बहुत प्यार से, बहुत तमीज से भी गाली दे सकते हैं। राइट राइट। तो वो एक तरीका है कि आप कैसे अपनी बात कहते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना आता है, ओके। तो वो आपके ऊपर है। तो ये चीज मान लीजिए अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे बात करूं तो उस पर मैं अभी आपसे भी समझूंगा। तो मान लीजिए हमारी फिल्म इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है और बाहर भी जाती है और बाहर की फिल्म इंडिया आती है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का ना बड़ा अलग प्रोसेस है। एक तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक अलग लॉबी है डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। अब कॉर्पोरेट्स आ वो गए तो हैं शब्द बड़े से ही बड़े। पता चल रहा है इधर इधर भेजेंगे। हाँ, तो अब कॉर्पोरेट्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हो गई हैं। तो उनका किस कंट्री में कितना होल्ड है, क्या है, कुछ परमिशंस होती हैं जो लेनी पड़ती है। सपोज कोई फिल्म मैं किसी कंट्री में अगर एग्जिबिट कराना चाह रहा हूँ, तो अगर मुझे वहाँ के लिए वहाँ का सेंसर लेना पड़ेगा, तो मुझे लेना पड़ेगा मेरी फिल्म के लिए। वैसी वहाँ की फिल्में यहाँ आएंगी, तो यहाँ पर अगर कोई परमिशन की ज़रूरत होगी यहाँ की गवर्नमेंट से, तो वो यहाँ की तो गवर्नमेंट से लेनी मतलब पड़ेगी। इंडियन फिल्म वहां जाएगी तो वहां भी एक बार ही दिखानी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है सर। ओके। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की अपनी लॉबी है, उनको बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे पता होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता होती है। तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है ये सब ओके। चीज़ों के लिए। ओके। डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जब आप फिल्म बना लेते हैं चीज़ें होती है, तो हो जाती हैं चीज़ें। ओके। बाकी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा नए फिल्म मेकर्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है, ओके। नहीं मिलता। बड़ी फिल्मों को ज़्यादातर स्क्रीन्स मिलती हैं, ओके। तो वो थोड़ा सा एक स्ट्रगल होता है। लेकिन हाँ, जहाँ अगर आपका थोड़ा सा भी है, आप थोड़ा सा नाम बना लिए, आप थोड़े से मार्केट में फेमस हैं, तो आपको स्क्रीन्स मिल जाती हैं। ओके। आज की बात करें तो एआई की एंट्री तो हो चुकी है, रील्स जो हम मोबाइल पे देखते हैं ये आ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है अब आगे जाके फिल्म इंडस्ट्री किस तरफ अपना मोड़ ले रही है? देखिए, एक फिल्म को खूबसूरत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, बट टेक्नोलॉजी पूरी फिल्म बना दे वो नहीं। कंटेंट हमेशा से मास्टर रहा है, हमेशा से मास्टर रहेगा। एक दूसरी बात है, आप कंटेंट अगर एआई से लाएंगे, तो एआई मशीन है। मशीन के पास वही है जो पहले सब कुछ है, जो बना चुका है इंसान, नया तो नहीं देगी। वो जो देगी आपको पुराना ही देगी। तो अगर आपको नया कुछ बनाना है, नया करना है, तो ह्यूमन पावर चाहिए। बिल्कुल, वो ह्यूमन ही कर सकता है। तो आप अगर एआई के थ्रू करेंगे, ठीक है, आप स्टोरी एआई के थ्रू ला सकते हैं, बट वो स्टोरी कहीं ना कहीं से पहले आ चुकी है, वो भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के आपको स्टोरी देता है। एक दूसरी बात है कि अगर कोई एआई वाली टेक्नोलॉजी है, वीएफएक्स है, तो वो फिल्म को खूबसूरत बनाने के लिए, ना कि उसको बिगाड़ने के लिए। तो कंप्लीट मैं बोलूँ कि फुली एआई की फिल्म बन जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कंप्लीट एआई एक टाइम पर आकर के ऐसी फिल्म बनाएगा कि जहां पर ह्यूमन की जरूरत नहीं होगी। ओके। क्योंकि वो इमोशंस एआई के पास अभी नहीं है। Right. आने वाले टाइम में वो इमोशंस हो सकता है आ जाएं, बट मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। ओके ओके। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू दी अभी जो जनरेशन आ चुकी है और इस फील्ड में आ रही है और आ चुकी है और आगे जाके खुद फिल्म्स बनाना चाहती है इंडिया में, या वो कहते हैं हम अब्रॉड जाके फिल्म्स बनाएंगे, आप एज अ फिल्म मेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? एज अ फिल्म मेकर मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, पहले तो आप एक अच्छी स्टोरी ऐसी लेकर के आइए जो समाज को छूती हो, जो समाज की कहानी हो। आप कुछ भी लेके आएंगे मतलब नहीं है। आप एक समाज की कहानी लेके आइए, एक अच्छी फिल्म लेके आइए जो समाज, आप खुद देखेंगे आपके आसपास बहुत सी कहानियां हैं, सिर्फ आपको चुननी होती हैं। वो लाइए, ईमानदारी से काम कीजिए, पूरे पैशन से काम कीजिए, तो सक्सेस 100% मिलेगी। ग्रेट, थैंक यू रवि जी। आज आपसे हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है दैट इज समथिंग जो एक तरह से कहेंगे हमारे लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। एटलीस्ट अगर मैं भी कहूँ तो बेसिक नॉलेज तो हमने ले ली है, बट यस इट इज हाईली इंफॉर्मेटिव। सो थैंक यू, आप आज हमारे साथ जुड़े, एंड
ये ऐसा है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि ऑडियंस को कम से कम इतनी नॉलेज हो गई है कि फिल्म डायरेक्टर और कंटेंट को कैसे एक तरह से अपने अंदर लाना है और एटलीस्ट प्रेजेंट कैसे करना है जी audience जी को। जी बिल्कुल। जी, ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू। एकोज एंड एजेस में आज हमारे साथ अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर रवि के रामधन जुड़े। हमें उम्मीद है आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा आज के पॉडकास्ट से। जल्दी हम आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक नई हस्ती के साथ। थैंक यू।